अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज सियासी महाज पर बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो हमने देखा कि स्पीकर ने हलफ ले लिया है मखसूस नशिस्तों का, जो एक नोटिफिकेशन आया था अदालत की तरफ से कि फ़िलहाल हलफ ना लिया जाए जो PTI की मखसूस नशिस्तें बनती हैं, जो कि बाकी अब जो अरकान हैं या बाकी जमातों में दे दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो इसके ऊपर आज हलफ इसके बावजूद भी हो गया। ये क्या मुतनाज़े मामला रहेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सदर का इंतखाब होना है कल के रोज़ और दो बड़े अहम और तगड़े उम्मीदवार आमने सामने हैं, महमूद खान अचकज़ई और आसिफ अली जरदारी, जो इससे पहले भी सदर रह चुके हैं। तो किसका कितना इम्कान है, नंबर गेम काफ़ी हद तक वाज़े है। तो इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दोनों जो ज़ाहिर है उम्मीदवारान हैं वो अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं। कौन किसको वोट करेगा, कितना इम्पॉर्टेंट होगा ये और ये कितना सिग्निफिकेंट होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ओवरऑल बात करेंगे जी माहौल की। फिर एहतजाज की बाज़गश्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि एहतजाज जारी रहेगा और ज़्यादा बढ़कर होगा। पेशावर से बाकायदा अब एक जलसे की सूरत में एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी किया जा रहा है। तो ये अब किस तरह मामलात चलेंगे, क्या हुकूमतें आपस में उलझती रहेंगी या फिर ये मामलात अदालतों से ही फाइनली सॉर्ट आउट होंगे, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। अहम एक जो सियासी तकर्री है मोहसिन नकवी साहब की, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आज चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन है तो आखिर में कोशिश होगी कि इसके ऊपर भी ज़रूर थोड़ी बात हो सके। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में इमरान साहब से आगाज़ करते हैं। इमरान साहब, अगरचे हम देख रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर बहुत सारे आइनी और कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है, लेकिन अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि ये नशिस्तें अगर PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना भी दी जाती तो फिर भी वो दूसरी जमातों में बहरहाल नहीं तकसीम की जा सकती थी, और इस लिहाज से बहुत सारे लोग इस फैसले का दिफा नहीं करते हुए नज़र आ रहे। और फिर हमने कोर्ट्स की तरफ से देखा, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये मना किया स्पीकर साहब को कि तावक्ते कि इस मामले पर बात हो रही है, फ़िलहाल हलफ ना लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्तलिफ जमातों ने ना सिर्फ वो सीटें क्लेम की बल्कि आज उनकी हलफ भी हो गए जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तो आप क्या समझ रहे हैं, ये एक अच्छा हमने तासुर दिया है कि हाई कोर्ट ने मना भी किया लेकिन फिर भी हम लोग उसके ऊपर हलफ ले लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमने किया। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अगर अच्छा करते तो फिर इतना असर ना होता। ये तो बहुत अच्छा है। हम क्यों किसी चीज़ को मुतनाज़ ना बनाएं? हमने तो ठेका लिया हुआ है कि हमने हर वो काम करना है जिस पे तनाज़ा खड़ा हो जाए। भाई अगर मुझे आप ये बताएं, पहली बात तो ये है कि ये फैसला तो जज साहबान करेंगे, अदालत करेगी कि जी अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, एक पेंडिंग है। हमने तो फैसला नहीं करना, तो भाई आप उस फैसले के इंतज़ार तक रुक जाएं, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन अगर आपने उनको नहीं भी देनी, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला ही प्रिवेल करना है और ये मान लें कि उनका फैसला ही कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज़ है, तो फिर ये मंतक जो है कि अगर उनको सीटें नहीं मिली तो दूसरों को मिल जाए। अब ये आइन इसमें क्या कहता है, तो फिर आइनी माहिरीन जिनसे मेरी 2-4 से बात हुई है वो ये कहते हैं जी आइन इस पे खामोश है। एक तो जब आइन खामोश होता है तो फिर इसका मतलब क्या ये होता है? मैं तो सोच रहा हूँ कि फैसल चौधरी साहब से आज एक दरख्वास्त करूँ कि एक रिट पिटीशन ये मेरी तरफ से भी दायर करें और उसमें ये पूछें कि जहाँ पे आइन खामोश होता है उस पे क्या करना चाहिए, उस पे क्या जो ताकतवर है उसकी बात मान ली जाए। उसके लिए तो सिंपल है ना, आइन की तशरीह तो कोर्ट ने करनी है। तो जहाँ पे अगर आइन खामोश है या उसके कोई और मतलब निकल सकते हैं, मुख्तलिफ तशरीह हो सकती है, तो वो हतमी तशरीह का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ही है। बड़ी माजरत के साथ मामला ये है कि आप कहती हैं कि कोर्ट ने तशरीह करनी है, तो जब वहाँ जिस जगह पे, जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में कोर्ट्स को ही मुतनाज़ बना दिया जाए, जहाँ पे इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं कि लोग अदालतों पे भी जो है उस तरह से भरोसा ना करें, अदालती फैसलों पे भी अमल ना, और फिर चीफ जस्टिस जो इज्जत माब चीफ जस्टिस तक अपने दिए हुए फैसले पे अमल भी ना करा सकें, तो वहाँ पे भी आइन की खामोशी के लिए कुछ और ही हल निकालना तो फिर उसका मतलब है फिर तो आइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि अदालतों के अहकामात पर अमल होगा। ये तो काम फिर आइन, ये तो आइन कहता है ना। समीना आप पे आर्टिकल 6 लग सकता है, ये जो आपने ये बात तो मुझे ही लगा दे, किसी पे तो लगा दे, इस मुल्क में किसी पे तो लग जाए ताकि कोई तो बंदा सीधा हो जाए इस मुल्क में। गुजारिश ये है कि मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा, मैं चौधरी साहब से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा। चौधरी साहब वैसे ये मुझे बताएं कि एप्लीकेशन के रिट पिटीशन दायर हो नहीं सकती कि ये तो पता चल जाए। चौधरी साहब, एक तो आपकी क्या इस पे कानूनी राय है ये नशिस्तों के मामले के ऊपर, और फिर जो हलफ भी उठा लिया इसके ऊपर भी, और फिर जो इमरान साहब का सवाल है उसके ऊपर भी दे दें।
देखिए, ये इसके 2-3 पहलू हैं जिनको जो है वो नजर के सामने रखना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये बंदर बांट की गई है नशिस्तों की, उसकी गुंजाइश तो वो होती है तकसीम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, यानी जिस जमात ने जितनी सीटें नहीं की हों उसके मुताबिक जो है वो सीटें तकसीम की जाती हैं। अब जैसे केपी में जिन्होंने कुछ 2 सीटें जीती हैं उनको 6 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, और ये तो मजाक है। और जहाँ पे आइन और कानून खामोश होता है तो उसकी जबान अदालतें जरिए को देती हैं, और जहाँ पे जरूरत होती है फिर वो निशानदेही भी करती हैं। अब इशू ये है कि न रूल्स में न कानून में इस बात की गुंजाइश है कि जो सीटें जो सबसे बड़ी जमात है वो तो सुन्नी काउंसिल है नंबर के तादाद से। उस वक्त जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो तब ये दुरुस्त बात है कि उन्होंने लिस्ट है या उन्होंने नाम नहीं दिए, लेकिन इस सूरत हाल में कि बाद में आके किसी जमात में कोई जमात जम हो जाए या बहुत ज्यादा लोग शामिल हो जाएं, तो इस सूरत हाल में क्या कानून जो है बिल्कुल खामोश है। मेरी नज़र में सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि आप नई लिस्ट जमा करा सकते हैं। तो जब वो जमा कराई जा सकती है तो इलेक्शन कमीशन भी है ना चौधरी साहब, उसको जैसे बहुत से लोग ये बात कर भी रहे हैं कि बाप पार्टी जी उसमें बीएपी पार्टी का भी है, उसमें 2018 का जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट का। देखिए, बात होती है कि इलेक्शन कमीशन जो जाती मुखासमत है उसके ऊपर उतर आया हुआ है, और काफी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उससे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो उनके खास तौर पर निशाने पे हैं, और वो आइन और कानून को तो इस मुल्क में कोई मलहूज नहीं रखता है। देखिए, कोई भी चीज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक तो की नहीं जा रही। आज इदारे अगर एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे, खासकर जमहूरी इदारे अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे, जैसे इमरान साहब ने भी फरमाया कि क्या क़यामत क्या आ जाती है। अब जरदारी साहब ने ना मखसूस नशिस्तें होती तो क्या वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हुआ, ऐसी हाउस से हुआ है, और इस तरह से जो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है। आइन में आर्टिकल 254 में भी है जो कहता है कि अगर एक गिवन टाइम में कोई काम इस तरह से ना हुआ हो कि जिस तरह से होना है तो फिर आप उसको जो है वो इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपको कोर्ट ने स्टे भी दिया हुआ है तो आप ना लेते, अगर उनका वोट अगर का ना गिना जाता तो जरदारी साहब ने तो फिर भी सदर मुंतखब हो ही जाना। नंबर गेम तो उनकी पूरी है। असल में मसला सियासी तौर पर अपने लिए नंबर गेम हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों फैसला किया कि उनके ऊपर तौर पे तो देखे ना, नहीं सियासी तौर पे समीना आइन और कानून को आप सियासी तौर पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते अपने फायदे नुकसान के लिए। सब मेरे सवाल का जवाब दो ना सर वो तो दे दिया उन्होंने। सर मैंने अर्ज किया है कि जहाँ पे आइन खामोश होता है उसमें आपकी एप्लीकेशन दायर की जा सकती है, होनी चाहिए। अगर आपकी सब कर दे ना फिर चौधरी साहब बड़ी ज्यादा फीस करेंगे, कर देंगे, नहीं करेंगे कर देंगे। नहीं, इमरान साहब से फीस का मामला नहीं है, इमरान साहब तो फीस दे के केस थैंक यू इमरान साहब करें। इमरान साहब जैसे क्लाइंट को तो फीस दे के करते हैं ना, जितने हम क्लाइंटों में से हैं भाई हमारे। इशू ये है कि बड़ी कंट्रोवर्शियल बात की है हमारे मुल्क में ऐसे लोग जो कि नहीं कंट्रोवर्शियल बात नहीं की है। इमरान साहब की अहमियत का अंदाजा नहीं आपको ठीक हो गया। नहीं, आपको इमरान याकूब खान की अहमियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन आप इमरान याकूब खान साहब ने हमें हल्का लेते हो, बड़े भारे ने। अच्छा, ये लेकिन जो बात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना साहब। अगर आपके पास नंबर गेम भी पूरा है तो फिर आपको एक मुतनाज़े काम करने की ज़रूरत क्या है? अगर आप सदर बन सकते हैं बगैर इन लोगों की हल्फबर्दारी के भी, तो आप अपना सदर का इंतखाब हो लेने दें, और ना इस बिला वजह अब ये तनकीद शुरू हो जाएगी कि जी कोर्ट ने मना किया हुआ था और आपने हुकूमत उली की। समीना, असल में बात पता क्या है, ये जो मामला है ना, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो एप्लीकेशन नहीं पहले दी, नाम नहीं दिए। अब भाई सुन्नी काउंसिल उनको पहले ख्वाब आनी थी कि हमारे पास, वो बेचारे तो एक सीट अगर जीत भी गए किस्मत से तो लिस्ट क्या देते, वो कहते हैं गंजी धोएगी क्या तो नचोरेगी क्या। ये तो हुस्न इत्तफाक कह लें या जो भी कह लें कि जब उनका
पीटीआई के साथ मुआहदा हो गया तो ये सारे उनके उसमें आ गए। लिहाजा अब जो आईनी माहिरीन जो ये समझते हैं कि ये ठीक हुआ है जो हुआ है, उनका ये मानना है कि क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी थी इसलिए वो एलिजिबल ही नहीं है। अगर वो एप्लीकेशन उन्होंने भाई उनके पास था ही नहीं तो वो क्या लिस्ट देते। तो ये सारे जो मामलात हैं ये इसी तरह हैं। जो बात आपने की जरदारी साहब के इलेक्शन की, तो देखें बज़ाहिर तो ऐसा कभी इम्कान है कि जरदारी साहब महमूद अचकज़ई साहब से दुगने वोट्स लेंगे, दुगने से भी ज़्यादा वोट लेंगे। इतने इस वक्त उनके पास सारे मामलात जो है ना उनके लिए अच्छे हैं, रावी उनके लिए सब चैन लिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वाले वोट कम भी हो जाते तो फिर भी वो बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीतते। और दूसरी बात ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है तो वो एक तरह से शिकस्त का इतराफ़ ही है। उन्हें भी पता है, ये सबको पता है, वो तो जमहूरियत उसमें सर वो तो उन्हें भी पता है कि नंबर गेम अगर ये सारी पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं ये उन्हें भी मिल जाएं तो तब भी उन्हें पता है कि वो नंबर गेम में तो नहीं है। लेकिन एक चीज होती है कि कम से कम कानूनी प्रोसेस ठीक हो। आप हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन रूल जो है रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए, एसओपी तो फॉलो होना चाहिए। अच्छा समीना मुझे ये बताएं कि क्या आप ये पाकिस्तान में पहली दफा देख रही हैं यहाँ माइट इज राइट है। मैं बिल्कुल ये माइट इज राइट वाला मुआशरा, इस सोसाइटी में आप रूल ऑफ लॉ की अगर बात करती हैं तो मुझे तो कभी नजर नहीं आई। गल भी ना करिए तुसी की चाह रहे हो। नहीं गल जरूर करो, लेकिन यहाँ मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा तवक्को ना रखें। उम्मीदें जब टूटती हैं तो फिर दुख होता है। क्यों चौधरी साहब ये जो इलेक्शन कमीशन को महमूद खान अचकज़ई ने खत लिखा है जिस पे भी बात कर लेते हैं। नहीं चौधरी साहब एक मिनट, इसकी वजह क्या है कि ये आप इसमें ना एक मिनट ये देखें, बड़ा गौर तलब एक बात मैं करने वाला हूँ आपके साथ। दोनों ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ना ये सदारती इंतखाबात के लिए नहीं है। काइंडली इसको जरा इसके आगे जाके देखिए। ये 2 तिहाई अक्सरियत देना मकसूद है हुकूमती इत्तेहाद को, और फिर उसके जरिए इलेक्शन के आईने पाकिस्तान में कुछ चेंजिंग्स जो है उसकी तमन्ना है। वो उसको सामने उसमें ये भी कहा जा रहा है ये एक अफवाह है या खबर है, ये अभी अनकन्फर्म न्यूज है कि इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के टेन्योर के 3 साल का भी जिक्र किया जा रहा है हलकों में कि शायद वो भी ऐड किया जाना है। तो ये जो बहुत सारी है ये इसको आप सिर्फ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, अफवाह अनकन्फर्म्ड है। मैंने इसलिए कहा है कि ये गैर हतमी और गैर फिर आगे सेनेट के भी इलेक्शन है ना, देखिए उनकी सीटें कम होंगी तो फिर सेनेट में भी सीटें कम हो जाएंगी। ये 2-3 इशू के ऊपर आएगा ना इसका इशू। ये है कि ये मामला जो है ये इतना सादा नहीं है कि इनको हलफ उठा दिया गया है इस बात के बावजूद कि अगर स्टे की खिलाफ वर्जी हुई तो मतलब कंटेम्प्ट तो इशू की जा सकती है ना, उसमें कोई आर्टिकल 69 का मामला तो है नहीं। ये तो जब एक इलेक्शन का मामला है ये कोई हाउस की इंटरनल प्रोसीडिंग हलफ तो है नहीं। हलफ तो बिल्कुल एक लीगल इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। मैं अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो गेम है ये ज्यादा पेचीदा है, इसको सिर्फ सदारती इंतखाबात की रोशनी में ना देखा जाए, इसमें और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं। चौधरी साहब हमने इसको बिल्कुल भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा, हमने भी इसको तमाम पहलुओं से रोशनी डाली और देखा। और ये देखें ये जो और ऐसे पहलू हैं कि जब पहलू आएंगे तो सारे पहलू पकड़ के बैठ जाएंगे। एक मिनट ना सर, मैं ये बात कर रही हूँ कि अभी इसलिए हम सिर्फ सदारती इंतखाब की बात कर रहे हैं कि फिल वक्त ये रोका हुआ हो सकता है। जी सेनेट के इंतखाबात तक या आगे जब भी कभी इन्हें ये नशिस्तें अगर सचमुच में मिल भी जाती या वापस भी हो जाती, जो इनका फैसला होना है वो फिर उसके बाद हो सकता है कि जब आपके पास वो चीज़ें अदालती प्रोसेस से निकलकर क्लियर हो चुकी हों। लेकिन जब तक वो चल रहा था ये तो अभी कल का मामला है, तो इसको रोका जा सकता था। इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की एक तो ऑलरेडी सारा कुछ बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है। सिंध में भी उन्होंने कहा कि आप वोटें काउंट नहीं करेंगे। यस, तो देखे ना इस किस्म के अरेंजमेंट्स तो अदालतों को आज लाहौर हाई कोर्ट में एक तो मुझे ये समझ में भी नहीं आ रही कि हाई कोर्ट्स और ये जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं या तो फिर ये भी हमें बता दें कि आईन और कानून का भाई कोई मामला नहीं है, हमने कोई नहीं करना, जो जिसका जोर चलेगा वो कर लेगा। तो जोर है तुसी ला लो, अगर उनके पास जोर है तो वो कर लें। मतलब देखिए ना बात आज क्या कितना बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, इतना इंपॉर्टेंट मामला है, इसको इस तरह से कैजुअली डील किया लाहौर हाई कोर्ट ने। आप आज लगा के उसका कोई फैसला कर देते हैं या उसके कोई
आप मामला का, जब आपके सामने मामला आता है जजेस के सामने, तो आप उसको इमीडिएटली क्यों नहीं टेकअप करते, आप उसको लिंगर ऑन क्यों करते हैं? लेकिन इससे फिर पूरे मुल्क में बेचैनी होती है, कंफ्यूजन पैदा होती है, पेचीदगी पैदा होती है। और आज पंजाब असेंबली का इजलास भी वो थोड़ा वक्त से पहले हुआ, अचानक से कल रात नोटिफिकेशन आया और पहले 3 बजे का वक्त था तो उसको बढ़ा सुबह 9 बजे कर दिया गया। तो उस पे भी लोग इस चीज पे फिर ज़ाहिर जोड़ रहे थे इसको कि उस पहले ही हलफ बर्दारी हो जाए, बाद में कोर्ट में जाए मामला, तो ताकि वो लोग पहले नशिस्तों पे हलफ उठा लें। तो ये हर चीज फिर ज़ाहिर है वो उसके ऊपर सस्पिशियस हो जाती है। अच्छा सबिना, ये तो पहले भी कई दफा हुआ है, टाइमिंग चेंज होना कोई पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी होता रहता है और ये देखना होता है। उन्होंने उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो चोई साहब ने अभी बात की लाहौर हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा चोई साहब कि जो अब नए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो आए हैं जस्टिस शहजाद मलिक साहब, तो उनके बारे में जो उनकी शोहरत है प्रोफेशनल और जो उनके बारे में आ रहा है मुख्तलिफ माहिरीन कानून की, तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है ज़रूर कि लाहौर हाई कोर्ट के मामला तो पहले से कहीं बेहतर होंगे। और लाहौर हाई कोर्ट अब ये बिल्कुल मलिक साहब हमारे कुलीग रहे हैं, पिंडी बार के सदर भी रहे हमारे, और बहुत एक उनका खानदानी पस मंजर है कि पिंडी घेब के मलक खानदान से हैं। इनके चचा कमिश्नर भी रहे, एक शरीफुल नफ्स आदमी हैं और जिस तरह से अवान होते हैं दबंग भी हैं और अपराइट सारे अपराइट और प्रोफेशनल ही होते हैं सर। और जब आ जाते हैं सीट पे फिर हम देखेंगे कि क्या उनका कंडक्ट रहता है, लेकिन जब भी तैनाती होती है हर कोई उसको अच्छा वेलकम करता है। बात आपकी ठीक है जी, बिल्कुल आप बात कर रहे हैं और वेलकम करना चाहिए, और वैसे भी वेलकम करना चाहिए, उसे तकवात तो रखनी बिल्कुल। और वैसे भी समीना देखिए बात ये है कि बहुत सारी हर शख्सियत में एक फ़र्क होता है। तो जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं, जो लोग उनको करीब से जानते हैं, उनका पूरा एक माजी है। उन्होंने लाहौर पिंडी बार के सदर की हैसियत से भी, वकला नुमाइंदे की हैसियत से, और फिर बतौर जज के बहुत सारे क्रूशल जो फैसले थे जिन पे उन्होंने बहुत प्रेशर भी लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी असूल पे समझौता नहीं। चलें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं इस पॉइंट पर, ब्रेक से वापस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर बात करेंगे कि कैबिनेट, अब जो वफाकी कैबिनेट बन रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे कहने को तो ये PMLN की हुकूमत है, नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म नहीं बने, चलिए शहबाज शरीफ बन गए, लेकिन वज़ीर ख़जाना क्या वो PMLN के हैं, वज़ीर दाखिला क्या वो PMLN के हैं, वज़ीर ख़ारजा क्या वो PMLN के होंगे। तो जो अहम की मिनिस्ट्रीज़ हैं वो किन लोगों के पास है, क्या वो PMLN के वो चेहरे हैं या और जमातों के? तो इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। इमरान साहब, बड़ी खबर है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, सेनेटर बनने जा रहे हैं जी, सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे तो आज़ाद हैं, लेकिन सब उनको सुना है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो उनको वोट भी देंगे, और कभी इम्कान ये है कि वज़ीर दाखिला उन्हें बनाने का इम्कान भी है। तो ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनकी आखिर ऐसी कौन सी करिश्माती खूबियाँ हैं जिनकी बिना पर पहले वो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बने, फिर चेयरमैन PCB बने, अब सेनेटर बनेंगे, फिर वज़ीर दाखिला भी बनेंगे? ऐसी क्या करिश्माती खूबियाँ? मुझे तो समीना आपकी तो इस बात पे हैरत हो रही है कि आप किस तरह की करिश्माती खूबियाँ चाहती हैं। देखिए, एक बंदा जिसको निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और उसने 13 महीनों में जिस स्पीड के साथ काम किया, जिस तरह से पंजाब में डिलीवर किया, अब आप और क्या करिश्मा चाहती हैं? वो तो क्या अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर दें? उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैंने तो अपने कल के कॉलम में भी ये जिक्र किया था कि मोहसिन नकवी, आप सिर्फ ये ना समझे, उनके कैरियर का ये स्टार्ट है। उन्होंने 13 महीने में डिलीवर करके अपने आप को एक अल्टरनेट के तौर पर साबित कर दिया। और इस मुल्क में वो प्रॉपर एक सियासतदान ही हम उन्हें कंसीडर करें। बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। अभी भी आपको कोई इतराज है? देखें, ये जो हुकूमत साजी, मैं बताता हूँ, वो इन जमातों से मजबूत जमात। देखें, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, ये हुकूमत साजी सारी उनके घर में हुई है। आपको याद नहीं है कि ये मुलाकातें कहाँ हुई थी? उनके घर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सरबराह जो हैं वो मिले थे, वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी। मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी जो हैं, किस्मत की देवी तो उन पर मेहरबान है ही, लेकिन साथ उन्होंने डिलीवर भी किया है और उन्होंने अपने आप को मनवाया है।
और उन्होंने ये साबित किया है, और वो ख़ास तौर पे उन हलकों को जो ये बावर कराया है कि वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की खिदमत के लिए और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए से हर वक्त इनके पास, नून के पास कोई नहीं बंदे ऐसे रह गए डिलीवर करने वाले। भाई हर जमात को ऐसे बंदे की जरूरत होती है। तो वो उसमें शामिल तो नहीं हुए ना नून में, लेकिन आप वो हो जाएंगे, शामिल भी हो जाएंगे जब उन्हें जरूरत होगी तो समझेंगे, शामिल हो जाएंगे। मैं चौधरी साहब से, चौधरी साहब आखिर ऐसी कौन सी उन्होंने डिलीवरी कर दी है जिसके ऊपर इतनी किस्मत की देवी उनके ऊपर मेहरबान हो गई है कि ओहदे उनके पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे हैं? ये क्या चक्कर है सर, मुझे भी समझाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नकवी समझना शुरू कर दें। अच्छा अच्छा, वो जो नून था वो नकवी का बना ले नवाज के बजाय। जी हाँ, और जो मुस्तकबिल के मियां नवाज शरीफ हैं, मोहसिन नकवी साहब, और जैसा कि उन्होंने डिलीवर किया है पंजाब में, जिनको डिलीवर किया है वो बिल्कुल उनकी बैक पे भी हैं और उनको वो बहुत सराहते भी हैं, और वो समझते हैं कि उन्होंने पंजाब में बहुत इफेक्टिवली मामलात किए हैं। जिस तरह से जो सीटें जो हैं रोकी गई, आरोज जिस तरह से सारा मामला भी हुआ है, तो काफ़ी खिदमात तो हैं उनकी। तो उन खिदमात के एवज में अगर वो कल आते हैं और अपनी एक किसी और मिनिस्ट्री में जो है वो अपनी खिदमात देते हैं, तो उसको सराहना चाहिए कि अगर वो आके अपने मामलात जो पहले किए हैं, जितनी नेक नामी निगरान हुकूमत ने कमाई है पिछले साल डेढ़ में, वो आगे कर लेंगे। और जो सूरत हाल नजर आ रही है कि की बात हो रही है चौधरी साहब, वो तो बड़ी की मिनिस्ट्री इसलिए आ से वो तो वाज़ेह है ना जी। वो तो सिर्फ इसलिए है कि देखें मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। मुस्तकबिल में होने जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुस्तकिल पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद आप वहां पे एक बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती या जबर का एक और सिलसिला शुरू होगा। उसकी वजह ये, और उसमें इकॉनमी आप डेवलप हो सकेगी नहीं हो सकेगी, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। मुल्क इस सारी जबर का मुतहम्मिल हो सकता है, नहीं हो सकता, इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये होगा। और आने वाले दिनों में मजीद सख्ती में देख रहा हूँ, और आइन और कानून की धज्जियां उड़ते हुए भी देख रहा हूँ, और अदालतों को मजीद बेबस होता हुए भी देख रहा हूँ। तो अब ये सूरत हाल होगी। आप ये जब आएंगे तो ये तो एक बिल्कुल सामने, ऑब्वियसली जब आप इस किस्म के जो है देते हैं, वजारत खजाना भी नून के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो क्योंकि एक होशियार जमात है, उन्होंने साइड की है, उन्होंने कहा जी कि वो किसी किस्म के इन मामलात में नहीं शामिल होंगे, और इन मामलात से वो मुबर्रा रहने के लिए जो फिलहाल वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे। जब ये सारे काम हो जाएंगे, मैं आपसे इसी पे सवाल लेने आ रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये तो मुझे एक ऐसा ही टेक्नोक्रेट टाइप सेटअप लग रहा है जिसमें हमें ये नजर आ रहा है कि जो आपके वज़ीर खजाना, हाँ जी, यानी वज़ीर खजाना जो है वो औरंगजेब साहब की बात हो रही है, जो बैंकर हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो सकते हैं, मैं उन पे कोई वो राय नहीं दे रही, लेकिन वो PMLN का चेहरा नहीं है, कोई सियासी चेहरा नहीं है। इसी तरीके से वज़ीर दाखिला की अगर हम बात करें तो वो भी, शहबाज शरीफ साहब भी किसी के आँख के तारे ज़रूर हैं, लेकिन PMLN का चेहरा जो वज़ीर आज़म के लिए था वो तो नवाज शरीफ का था। तो ये PMLN के लिए इमरान साहब ये कोई अच्छी ऑप्शन है कि इस तरह की हुकूमत ले जिसमें तनकीद सारी उन्हें सहनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली पावर्स उनके पास हैं भी नहीं, लोग भी उनके नहीं हैं। अच्छा, मैं आपकी इस थ्योरी से, इस सवाल से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चोई साहब ने जो तस्वीर पेश की है उसका दूसरा रुख है। चोई साहब ये फरमा रहे थे कि जी इकॉनमी का किसी को ख्याल नहीं है और सिर्फ इधर तवज्जो है। मैं समझता हूँ ये सारी तवज्जो इसीलिए कि इकॉनमी को ठीक करना है। और मैं दूसरी बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ किस तरह से मुस्लिम लीग नून का चेहरा नहीं है। भाई मुस्लिम लीग नून के सदर है चेहरा, हाँ जी, लेकिन मेरा मतलब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार तो पोस्टर बॉय तो नवाज शरीफ साहब थे ना। उस तरह तो फिर जरदारी साहब पोस्टर बॉय हैं, तो वो ये नहीं बात। देखिए इस तरह की चीज़ें नहीं है। अब आप एक बात को ज़हन में रखें, मुस्लिम लीग नून जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है कि वो इस बात पे बजीद नहीं है। अगर उनको ऐसे एक्सपर्ट मिल रहे हैं और वो ये समझते हैं कि जो लोग ये डिलीवर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी बात पे नहीं अब करनी, बहुत अच्छे से चलेंगे। नहीं देखिए, मैं आपसे नहीं, अब देखें बात ये तो इस मुल्क को भी तो चलाना है ना। अगर आप ये देखें कि सारा कुछ दाव पे तो नहीं लगाना। और अगर वो ये समझते हैं कि एक्सपर्ट जो है पूरी दुनिया में, मुझे आप बताएं अमेरिका में नहीं ऐसा होता,
वेस्ट में कहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब कोई भी डेमोक्रेट्स हुकूमत बना लें या दूसरे बनाए, वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको शामिल कर लेते हैं और उनको साथ वजारतों में शामिल करते हैं, सेक्रेटरीज बनाते हैं और उनके ज़रिए से परफॉर्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो एक इस तरह से हमें एक खुशाइन समझना चाहिए कि चलें कम से कम हमारे सियासतदानों को इस बात का एहसास हो गया कि अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसकी खिदमत जी, क्या वाकई ये सारा कुछ हल करना एक एक्सपर्ट का काम है और एक एक्सपर्ट आने से क्या वाकई मसले सारे हल हो जाएंगे? इसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही हम लेंगे अगले सेगमेंट में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ख़ास तौर पर जो माशी चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर जो नई हुकूमत है उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। IMF से भी मामला तय करने हैं और दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी बज़ाहिर कोई इतने मुतमिन नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान की इकॉनमी की सिचुएशन को देख के। तो क्या इसमें होना चाहिए, जो नई एक नाम सामने आ रहा है या जो भी नई गवर्नमेंट बनाता है उसमें वज़ीर ख़जाना होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे सेगमेंट में। ख़ास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनसे आपकी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। सर जनाब फरमाइए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये आपसे जानेंगे, IMF के साथ डील भी करना है और अब नई हुकूमत जो है बज़ाहिर उसके पास अब अच्छी खासी मेजॉरिटी आ चुकी है, तो आपके लिए क्या नज़र आ रहा, उनके लिए आसान है IMF से निगोशिएट करना? IMF ने आज एक ख़त का जवाब भी दिया है जो PTI की तरफ से लिखा गया था कि भाई ये आपका इंटरनल मामला है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है या नहीं, लेकिन हम तो जो भी आगे मामलात हैं माशी तौर पर देखेंगे। तो आप IMF के रिस्पांस को भी कैसे देखते हैं, कैसे वो इस नई हुकूमत के साथ चलने वाला है? देखिए, PDM के दौर में ये तय हो चुका था कि 9 महीने का कर्जा इसीलिए दिया गया था कि अप्रैल में जब नई हुकूमत आ जाए तो उसको बड़ी मुद्दत के लिए 3 साल से ज़्यादा के लिए एक बड़ा रकम दी जाए। अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान को वो कर्जा मिले, IMF हमसे ज़्यादा बेचैन है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो ये तो 100% पहले से तय है कि वो हमें कर्जा देंगे, अब उसके लिए शराइत कुछ पूरी करनी पड़ेंगी। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें IMF से कर्जा लेना है, और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके बाद आप ये तो कर सकते हैं कि उसको आखिरी प्रोग्राम बना लें, लेकिन अभी तो ले जाना ही पड़ेगा हर हालत में, कोई इस पर दो राय नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मूडीज़ ने बैंकिंग सेक्टर की जो रेटिंग है उस पे एतमाद का इजहार किया और उसको बेहतर करार दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? इसके क्या असरात होंगे मुल्क की इकॉनमी पे? देखिए मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें मैं चंद फिगर्स दे दूँ, फिर नताइज कौम पर आप खुद निकाल लीजिए। जी 2008 में पहली दफ़े पाकिस्तान में एक बैंकर को वज़ीर ख़जाना बनाया गया जो हबीब बैंक का प्रेसिडेंट था। उस वक्त तो पोजीशन ये थी कि 1000 अरब रुपए की तमाम बैंकों ने, तिजारती बैंकों ने सरमायाकारी की थी 1000 अरब रुपए की, और जो कर्जे दिए थे वो 3000 अरब रुपए के थे, यानी 3 गुना। आज की सूरत हाल ये है कि हमारे जो सरमायाकारी है वो तो है 21,000 अरब रुपया, और जो कर्जे दिए हैं वो 12,000 हैं, यानी 9,000 कम है। ये इस्लाम, मैंने सारी दुनिया में टॉप पोजीशंस पे काम किया है, पाकिस्तान में भी किया है, सारी दुनिया में मैं कहूँ, और पाकिस्तान में आपको 2008 से पहले ये मिसाल नहीं मिलेगी कि बैंकों ने ये तय कर लिया कि हुकूमत को कर्जा देना है, आराम से अगर बैठना है, यानी अगर बजट खसारा बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स, मईशत तबाह होगी, तो फिर बैंकों का फ़ायदा होगा, वो हुकूमत को कर्जे देंगे और आराम से अगर बैठेंगे, सनद तिजारत के लिए नहीं देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पर 21,000 के सरमायाकारी है और अरब की, और 12,000 के कर्जे, सारी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये मूडीज़ ने है, यही मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने तो 10 वर्षों से कह रहा हूँ, और पिछले 1 साल में मैंने 12 दफ़े कहा है कि ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तानी को नींद आती है तो कैसे आती है, मैं आपको बता दूं। देखिए, जब अभी तक तो ये हो रहा है कि एक्सटर्नल डेट जो है उसकी रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है। अब एक साजिश के तहत पाकिस्तान को यहाँ तक ले गए हम कि आप मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग अब करानी पड़ेगी, इसलिए कि बार बार आप कह रहे हैं कि जनाब हमें जो टैक्सों की आमदनी है उसमें FBR की जो आमदनी है सूबों देने के बाद, NFC अवार्ड के बाद हम तो सूद ही अदा नहीं कर सकते।
सूद ही अदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अब एक घेरा तंग होगा और ये कहा जाएगा एक्सटर्नल डेट तो है, आप जरा इन मुल्की कर्जों को भी रीशेड्यूल कर दें। अगर खुदा न खास्ता ये हुआ, खुदा न खास्ता, तो बैंक्स कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहाँ जाएंगे, आपके जो है एक्सचेंज कंपनीज कहाँ जाएंगी, म्यूचुअल फंड्स कहाँ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ जाएगा। ये इतनी खौफनाक बात है जो डिफ़ॉल्ट से 100 टाइम्स ज़्यादा सीरियस है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने इस पिछले 2 वर्षों में 1 दर्जन दफ़े से कहा है कि ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि आप तिजारती बैंक ना दुनिया में कहीं नहीं होता। फिर वही हरकत कर रहे हैं कि फिर अगर आप 2 मरतबा वो ला चुके हैं उसके हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को, पीटीआई भी लेकर आया था 2021 में, 2008 में लेकर आया, उसके बाद से ये तबाही शुरू हुई और अब फिर वही तैयारी हो रही है। तो ये तो न्यू ग्रेड गेम का एक ये भी काइंडली हमें बताइएगा कि मुल्क की इकोनॉमी शैम्बल्स में है और वो नीचे जा रही है, तो बैंक्स इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? और मोडीज की जो ये रेटिंग है ये भी गालिबन 5 जो टॉप नेशनल बैंक्स हैं उनका जो प्रॉफिट अर्निंग है उसकी बुनियाद के ऊपर हुई है। ये क्या मामला है, ये इसके ऊपर जरा हमें कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए बड़ा अहम बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ, ज़रा कौम भी सोच ले। 2018 के बाद से आपके भी इल्म में है कि हमारी मईशत तबाह बर्बाद है। यानी 2018 में जब पाकिस्तान के जो है 71 साल हो गए थे, हमारे ऊपर कर्जे थे तमाम मुल्क के ऊपर 30,000 अरब, अब ये 81,000 अरब हो गए। यानी 5 वर्षों में 30,000 जो कर्जे 71 साल के थे वो 51,000 बढ़ गए। इस दौरान में हुआ क्या, मेरे ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 2018 में बैंकों का प्री टैक्स प्रॉफिट था 242 अरब और इस साल 23 में होगा ये 1,000 अरब से ज़्यादा। मईशत तबाह, कर्जे कई गुना मुल्क पर बढ़ रहे हैं, बजट खसारा बढ़ रहा है और जो है ना अफरात-ए-ज़र बढ़ रहा है, रुपये गिर रहा है और बैंकों का मुनाफा 18 में 242 अरब, इस साल जो है 1,000 अरब। ये देखिए, यानी कोई मुल्क आपने ऐसा देखा है मईशत तबाह हो, बजट खसारा बढ़े, जिसको आप कहते हैं उम्मुल खबाइस, तमाम बीमारियों की जड़ बजट खसारे से बैंकों का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत और उनमें गठजोड़ हो गया। स्टेट बैंक भी तमाशा ही बना हुआ है कि जनाब आप सनत के लिए कर्जे मत दें, तिजारत के लिए मत दें, ज़राअत के लिए मत दें, हुकूमत को कर्जे दे दें, इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बाद आराम से बैठ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या फिर अब पाकिस्तान जल्द या बदेर इस इक्तिसादी बुरान से निकलेगा भी या नहीं? देखिए मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हुकूमत इस वक्त में, जैसे मैंने कहा कि 81,000 के कर्जे हो गए आपका 5,000 अरब रुपए का आपका जो है वो सर्कुलर डेट है, 9,000 अरब रुपए आप तालीम और सेहत में कम खर्च कर रहे हैं। तो मुझे कोई बता दे कि क्या इस्लाहात से जो अगर सो कॉल्ड इस्लाहात IMF के तहत होंगी मईशत ठीक हो सकती है? अगर 23 प्रोग्रामों में नहीं हुई तो 24वें में कैसी हो जाएगी? हमारे गिर्द एक घेरा तंग किया जा रहा है। वाहिद रास्ता, अगर कोई आदमी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बताता है, लेकिन सर तो उसकी तो वजह ये भी थी ना कि उन इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद हुआ कब? वो जो इस्लाहात करने के लिए हमेशा IMF कहता रहा है वो तो कभी उस तरह रियल सेंस में हो ही नहीं सकी ना, तो फिर कैसे उससे मसले हल होते? मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर ये नहीं होता तो फिर वो बार बार हमें अक़सात क्यों देते रहे? मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है 2016 में, जब IMF ने पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी की तारीफ की थी, हालांकि रुपए को हमने आर्टिफिशियल कंट्रोल किया हुआ था, सबको पता है। तो देखिए ना, ये तो एक तमाशा है ना। इसलिए अगर वो आज ये कहते हैं हमारा इकोनॉमिक मॉडल नाकाम है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 23 जो आपने कर्जे हमें दिए हैं और इक़सात देते रहे हैं आप, तो वो फिर खुशी में दे रहे थे। आप ये कहते हैं कि जिस तरह आप कहते हैं कि बिजली के नर्ख बढ़ाएं, आप कहते हैं GST बढ़ाएं, कभी ये भी तो कह देते हैं ना कि यार हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दो, जरा आप जो है ना प्रॉपर्टी की मालियत मार्केट पे लाओ, मईशत को दस्तावेजी बनाओ। ये एक होता है कहना पब्लिक ओपिनियन, लेकिन एक अशराफिया का गठजोड़ है, मुल्की अशराफिया का और बैरूनी अशराफिया का। अमेरिका आपको नहीं चाहता है कि IMF के प्रोग्राम से निकले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप देखें कि अभी पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका ने 2 दफ़े कहा है कि जी पाकिस्तान को चाहिए इस्लाहात करके IMF के पास जाए। IMF कह रहे हैं जी हम आपसे कर्जे लेना, हम आपको देना चाहते हैं, कर्जों के लिए आए। अरे भाई वो तो आपके खुद खुशामद कर रहे हैं। ये वो गठजोड़ है। IMF कभी भी ऐसी इस्लाहात नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि अगर हमें खुदकशी नहीं करनी तो IMF का प्रोग्राम अप्रैल में जब आप जाएंगे उसके बजाय आज, तो अगर आप मैंडेट पे अमल नहीं कर रहे, आइन पे नहीं कर रहे, तो इंतखाबात के क्या मानी है? तो मैं ये चाहता हूं कि जो फिगर्स हैं हमारी मईशत की, उसकी रोशनी में तीनों बड़ी पार्टीज के जो इलेक्टेड लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाए और उनको उनका मंशूर दिखाया जाए, आइन दिखाया जाए कि आपका बजट आइन के खिलाफ होता है। तो क्यों नहीं हम वो करें कि जो IMF के मुमकिन अहदाफ हैं
उसकी रोशनी में होम ग्रोन पैकेज बनाएं, IMF का नहीं। यानी हम टैक्स की चोरी रोकेंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे, बिजली की चोरी हम रोकेंगे और GST को कम करेंगे, तालीम और सेहत का बजट बनाएंगे, पेट्रोलियम में भी ख़त्म करेंगे। ये इस्लाहात हमारी हैं, होम ग्रोन। ये करेंगे तो फिर IMF आपको कह नहीं सकता कि आप ये बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं। वो IMF नहीं करेगा, हमें करनी है कि अब हमारे गिर्द घेरा तंग हो गया है, अब हमारे कर्जे इतने बढ़ गए हैं, अब हमारे पास बचने का रास्ता नहीं है। जितनी अय्याशी करनी थी कर ली, अब वो अब जो है ना नाई लेवल है ना कुछ है। अब तो भारत और चीन का मसला चल रहा है, अमेरिका के आगे हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। तो हमें इस्लाहात करने का तरीका ये है कि उनको मंशूर दिखा के ये कहा जाए कि आइन दिखाया जाए कि आप ये अहदनामे पर दस्तखत करें कि ये बजट जो बनेगा उसमें हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं 30,000 अरब रुपए की टैक्सों की कैपेसिटी है पाकिस्तान की, 30,000 अरब रुपया। हम तो उसका आधा भी नहीं लेते। तो फिर हम क्या करते हैं, तालीम और सेहत का बजट कम करते हैं, GST बढ़ाते हैं। तो जब 23 प्रोग्राम हो जाए, 24 हो जाए, ये अहदनामा करके कानून साजी कर लें और उसके बाद बजट बनाएं तो हम उससे निकल सकते हैं। अगर ये नहीं किया जो मैंने आपको बताया, तो जिस तरह 23 प्रोग्राम आए थे, ये 24 में 25 में फिर आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अवाम के लिए क्या खबर है आपके पास, क्या टाइट सिचुएशन है उनके लिए फर्दर? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं अभी रमज़ान के रिलीफ पैकेजेस हर सूबाई हुकूमत जो है वो अपने तौर पर अनाउंस भी कर रही है और कोशिश भी कर रहे हैं कि वो दें अवाम को रिलीफ। लेकिन जिस तरह की आप नक्शा खींच रहे हैं मईशत का, तो ये कैसे सब मामला चलेंगे और अवाम के ऊपर फिर क्या अब और गुजरने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि ये कोई रिलीफ पैकेज रमज़ान का कोई पहला नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि आप अफराद ज़र को बढ़ाते हैं, अवाम को कुचलते हैं, बिजली के नर्ख, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के उसका 10% आप दे देते हैं आप रिलीफ पैकेज। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 6% जो है इस वक्त भारत का अफराद ज़र 6% है, हमारा अफराद ज़र 23% है हुकूमत के मुताबिक। भारत ने अभी 13,000 अरब रुपया की सब्सिडी दी है फूड के लिए और फर्टिलाइजर के लिए, खाद के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो मेरा कहना यह था कि फिर हमारी 23% महंगाई है, उनके भारत की जो है वो 6% है। अभी रुपए की कदर आपकी गिरनी है, स्टॉक एक्सचेंज में आपके गिरना है। तो ये तो पैकेज जरूर दें आप, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये धोखा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी धोखा है, इसलिए कि जो कुछ आप आवाम को कुचल के रुपए की कदर गिरा के बजट खसारा करके कर्जे लेते हैं, उसका 10% भी आप आवाम को नहीं देते हैं। तो असल चीज है आपको कंट्रोल करना, अफराद ज़र तनख्वाह बढ़ाना कुछ नहीं होती। आप महंगाई को अगर वाकई 6-7% पे ले आए, तालीम का बजट बढ़ा दें, तनख्वाहें मत बढ़ाएं, सेहत का बजट बना दें, बच्चे को स्कूल हुकूमत तालीम दे, इलाज मुआवजा हुकूमत कराए, ये है आवाम का। वो करने के बजाय ये लीपा पोती की जाती है। ये नाकाम रहा है माजी में भी, अब भी नाकाम रहेगा। मैंने आपको रास्ता बता दिया। अगर आवाम को ये गलत फहमी है, मैं तो एक बहैसियत मुसलमान कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलती। यानी लीडर नहीं बदलेंगे, अगर धोखा है, लीडर नहीं बदलेंगे। मैं इंडिविजुअली चलिए, लेकिन आपने अब ये कहा है कि इसके अलावा तो कोई फिलहाल हल नजर नहीं आता कि जो बेसिक इस्लाहात की जरूरत है मईशत में वो की जाए। क्या आने वाले वजीर खजाना इतनी पावर रखेंगे? और अगर वो किसी सियासी जमात से नहीं है इमरान साहब, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक सियासी जमात का मसला होता है कि जी अगर हम अनपॉपुलर डिसीजन कोई कर देंगे तो एक वोट बैंक मुतासर होगा, तो वो उस चीज़ों से थोड़ा सा फिर भी आज़ाद ही होता है। तो वो करने की मेरा ख्याल है कि कोई सलाहियत रखता होगा। क्या ख्याल है? देखिए डॉक्टर साहब ने जितनी बातें की है ना, उससे आप देखें एक ही नतीजा अखज़ होता है, और वो ये है कि अब हुकूमत में वज़ीर ख़जाना कोई भी हो, अगर तो इन्हें मिल बैठ के ये हाल वाकई करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो मर्जी कर ले। मुआशी इस्लाहात की जो बात होती है, इसके बगैर अब चारा नहीं है और ये हमें करना ही होगा। हम बार बार एग्जाम्पल भी देते हैं, भारत की भी और ममालिक की भी, बांग्लादेश की भी, और ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ साथ हैं हमारे, और जो बांग्लादेश है वो तो हमारे साथ बाद में आगे हमसे अलग होकर आगे बढ़ गया। लेकिन हम बेसिक चीज़ों में अभी तक चूँकि नहीं एक इत्तेफाक राय पैदा कर सके, तो आज भी हम धक्के खा रहे हैं और कशकोल पकड़ के घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आज का प्रोग्राम यही समेटते नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।